सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आप लोगों का पेपर हुआ है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आप लोगों का पेपर हुआ है, सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उस पेपर के सोल्यूशन को मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों का जो पेपर हुआ है उस पेपर के सोल्यूशन को मैंने कंप्लीट रूप से दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। पहला आपका, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर नए हुएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, व्यवस्थापन करना, प्रशासन, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों प्रबंधन का मतलब ही है कि हर कुछ आप नियोजन भी करेंगे, व्यवस्थापन भी करेंगे और प्रशासन भी करेंगे तो उपर्युक्त आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला। तो दोस्तों विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है वो क्या है आपका, पुस्तकालय है। दोस्तों क्या है आपका, पुस्तकालय है। अगला है आपका, देखिए कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, किसका कथन है। ये दोस्तों आपका एलजी वेल्स ने कहा था। किसने कहा था आपका, एलजी वेल्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो मीना मंच जो था दोस्तों बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा, मतलब बालिकाओं के विकास के लिए बना गया था, उसका उद्देश्य था। तो आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका, देखते हैं भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित कहाँ है दोस्तों, प्रयागराज इलाहाबाद में है आपका। राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है। तो आप लोगों का नई दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों, आप लोगों का न्यू दिल्ली में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है दोस्तों। तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग है दोस्तों, आई थिंक मेरे अनुसार तो इसका आपका राइट आंसर दूसरा निर्णयन प्रक्रिया आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन के साधन है दोस्तों, विद्यालय अनुदान, टीएलएम ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कल के विश्व को कौन चलाता है दोस्तों। तो कल के विश्व को दोस्तों कौन चलाता है, देखिए बोल जाए तो शिक्षक ही चलाता है। एक तरीके से देखिए कि छात्र और विद्यार्थी दोनों की बात यहाँ पर हो गई विद्यालय प्रबंधक। लेकिन दोस्तों कल का जो विश्व है उसको आज का जो छात्र है वो कल जाकर के शिक्षक बनेगा। तो एक तरीके से अगर हम कहें दोस्तों तो शिक्षक ही चलाता है। इसमें विद्यार्थी भी आपका हो जाना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एससीईआरटी की स्थापना कब की गई थी। तो 1981 में किया था, 1981 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आप लोगों का वाराणसी में। कहाँ पर है दोस्तों, आप लोगों का वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि समय सारणी को कहा जाता है। तो दोस्तों समय सारणी को क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्यालय की दूसरी घड़ी जो है दोस्तों समय सारणी को आपका कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि महिला शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है दोस्तों, कम से कम आप लोगों का एक महिला का होना आवश्यक जरूर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है दोस्तों। तो लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में क्या होता है दोस्तों, बच्चे क्या होता है, लर्निंग कॉर्नर सीखने का एक कोना होता है जहाँ पर बच्चे क्या होता है दोस्तों बैठ करके सीखते हैं पुस्तकालय की। तो यहाँ पर आपका देखिए अवलोकन करना, निरीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना, तो यहाँ पर सीखना ही है तीनों। तो आप लोगों का क्या होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री। क्या हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं न्यूपा परिषद का क्या होते हैं दोस्तों, अध्यक्ष होते हैं। तो आपके 15 बहुविकल्पी में से कितना सही होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होइएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो चलिए दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए कि समुदाय का अर्थ बताइए दोस्तों। तो समुदाय क्या है दोस्तों, बोल सकते हैं दोस्तों समुदाय सबसे छोटा समूह होता है दोस्तों, जिसमें सामाजिक जीवन के सबूत जो होते हैं आपके पहलू आते हैं। यही आप लोगों का होता है दोस्तों, सामाजिक जीवन के समूह जो होता है समुदाय का सबसे छोटा समूह होता है दोस्तों। समुदाय का सबसे छोटा समूह जो क्या होता है, समुदाय दोस्तों क्या होता है, सब बहुत ही छोटा समूह होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना दोस्तों। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 में बना दोस्तों। कब बना, 1993 में दोस्तों। अगला है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों।
तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है आप लोगों का ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है दोस्तों? ग्राम प्रधान होता है। तो दोस्तों समय सारणी अगला है आपका कि समय सारणी क्या है दोस्तों। तो समय सारणी के बारे में हम ये बोल सकते थे दोस्तों कि एक ऐसा साधन जिससे हम हमारे दिन में होने वाले आवश्यक कार्यों को या आवश्यक जो कार्य हैं दोस्तों, आवश्यक कार्यों को समय निर्मित कर दिए गए समय में ही क्या करते हैं दोस्तों, पूरा करके अपना समय बचा लेते हैं दोस्तों, उसे समय सारणी बोलते हैं दोस्तों। कि समय सारणी आप लोगों का दिया जाए, जैसे कि आप लोगों का टाइम टेबल बना रहता है दोस्तों कि ये एग्जाम इतना और इतना के बीच में ही होगा, तो वही बोलते हैं दोस्तों एक ऐसा साधन जिसमें हम हमारे दिन में होने वाले आवश्यक कार्यों को समय निर्मित कर दिए गए समय में ही क्या करते हैं, पूरा करते हैं दोस्तों। जैसे आपका टाइम टेबल है, आप लोगों का टाइम टेबल मिला होगा कि ये आपका पहले आपका 2 से था, अब 1:30 से आपका क्या है दोस्तों 3:30 है। तो ये समय है कि आपका पेपर इसी के बीच में होगा और इसी में आप लोगों को पूरा करना होगा दोस्तों। यही आप लोगों का क्या है, समय सारणी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आप लोगों का अगला क्या है दोस्तों, आप लोगों का लॉग बुक क्या है दोस्तों। क्या है आपका अगला कि लॉग बुक क्या है दोस्तों। तो लॉग बुक के बारे में अगर हम कहें दोस्तों तो क्या है दोस्तों, लॉग बुक क्या होता है कि एक तरीका का दोस्तों यात्रा में दूरी समय आदि का दोस्तों ब्यौरा जो होता है लिखा जाता है, वो लॉग बुक में होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, या स्कूल में जैसे आप भी बोल सकते हैं कि जो आप लोगों का पूरा जो ब्यौरा होता है दोस्तों, वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो प्रयुक्त पुस्तिका होती है दोस्तों, उसको लॉग बुक हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक सफल शिक्षक क्या दोस्तों, कि एक सफल शिक्षक के 2 गुणों का उल्लेख करिए दोस्तों। तो पहला अगर हम बात करें देखिए सफल शिक्षक का, तो पहला दोस्तों उसको स्पष्ट भाषा बोलने तथा लिखने में वो क्या हो, निपुण हो। क्या दोस्तों, अगर एक सफल शिक्षक है तो वो क्या हो, स्पष्ट भाषा लिखने एवं किस चीज़ में, बोलने और लिखने में वो क्या हो, निपुण हो। दूसरा क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उसको अपने जो जिस विषय का है उस विषय का क्या हो, पूर्ण ज्ञान हो। विषय का कौन सा दोस्तों, उसके खुद का, तो लिख सकते हैं अपने विषय का क्या हो, उसको पूर्ण ज्ञान हो दोस्तों। ये आप लोग बोल सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों आप लोगों का कि TLM का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल दोस्तों। क्या बोलेंगे, TLM का मतलब होता है देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण सहायक सामग्री। हिंदी में बोल सकते हैं देखिए कि शिक्षण सहायक सामग्री भी आप बोल सकते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं दोस्तों। क्या है आपका देखिए कि विद्यालय प्रबंधन से आप क्या बोलते हैं दोस्तों। तो बोल सकते हैं दोस्तों कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, एक कला है जिसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो विद्यालय संबंधी मानवीय और भौतिक तत्वों को दोस्तों क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन क्या है दोस्तों, एक कला है जिसके अंतर्गत शिक्षा का जो विभिन्न उद्देश्य है उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय संबंधी मानवीय और भौतिक तत्वों को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यवेक्षण का अर्थ आपसे पूछा है कि पर्यवेक्षण का या पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए दोस्तों। तो पर्यवेक्षण का मतलब दोस्तों श्रेष्ठतरों द्वारा क्या दोस्तों, श्रेष्ठतरों द्वारा उनके अधीनस्थों और कार्यों की देखरेख। पर्यवेक्षण का मतलब दोस्तों श्रेष्ठ लोगों के द्वारा क्या करेंगे, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा दोस्तों अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख दोस्तों बोल सकते हैं। अगला है दोस्तों कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आप लोगों का जो राज्य परियोजना कार्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है, आप लोगों का न्यू दिल्ली। कहाँ पर दोस्तों, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है। अगला क्या है दोस्तों, राज्य परियोजना कार्यालय। अगला है आपका राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप लोगों का प्रयागराज। कहाँ पर है दोस्तों, प्रयागराज या इलाहाबाद में आप इसको बोल सकते हैं।
अगला दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 15 होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं? विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है आपकी, वो कितना होता है दोस्तों? आप लोगों का 15 होता है। अगला क्या है दोस्तों आप लोगों का? देखिए, 2 प्राकृतिक आपदा के नाम। तो 2 प्राकृतिक आपदा के नाम जैसे दोस्तों आप लोगों का भूकंप हो गया, और क्या क्या होगा आपका? सुनामी हो गया, सुनामी हो गया, और आप लिख सकते हैं जो भी आप लोगों का देखिए आप लोगों का ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सभी आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं। बाढ़ हो गया, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों का अति लघु का, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय में स्थान बताइए दोस्तों। सूचना एवं अभिलेखों का जो विद्यालय में क्या स्थान है दोस्तों? आप बोल सकते हैं दोस्तों कि सूचना और अभिलेखों का विद्यालय में क्या स्थान है? भाई सूचना और अभिलेखों के द्वारा भाई हर एक चीज़ की छोटी से छोटी जो जानकारी होती है उस चीज़ को रखी जाती है, उसके द्वारा क्या होता है? विद्यालय का सुधार किया जाता है। इसके बारे में आप लोग अपनी भाषा में इसको लिख सकते थे। अब अगला है दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न जो आप लोगों का है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के परिचय लिखित इनके कार्यों को समझाइए। अध्यापक डायरी से आपका क्या अभिप्राय है? समझाइए। बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य को बताइए। विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सूचना का अर्थ समझाइए। वित्तीय प्रबंधन से आपका क्या आशय है? समझाइए। अगला है आपका स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी का योगदान बताइए। मनोविज्ञानशाला प्रयागराज के कार्यों का वर्णन कीजिए। भूस्खलन से तात्पर्य क्या है? इसके बताइए। मात्र शिक्षक संघ के उद्देश्यों का देखिए। मनोविज्ञानशाला देखिए प्रयागराज यहाँ सीधे लिख दिया है आपका आंसर। अगर आप चाहते थे तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोगों का यहीं पर आप लोगों का दिया था। कहाँ पर आप लोगों का एक पूछा था ना, मनोविज्ञानशाला, कहीं पर पूछा था आपका मनोविज्ञानशाला, नहीं दिया है क्या? शायद कहीं पूछा था आपका, बहुविकल्पी में ही शायद पूछा था दोस्तों। मनोविज्ञानशाला कहीं पूछा था, मनोविज्ञानशाला। तो चलिए दोस्तों, कहीं पूछा गया था शायद, मनोविज्ञान हमें याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होगा, चैनल दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का दोस्तों थोड़ी ही देर में जो है पेपर आउट वीडियो आप लोगों का आएगा साइंस का, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद आप लोगों का मैथ का आएगा, जरूर देख करके आएगा दोस्तों। आप लोगों को जरूर बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। इसके लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में, जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका जो सेकंड पेपर आपका हुआ है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसके सॉल्यूशन को लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसके पहले जो आप लोगों का जो पेपर हुआ था, उस पेपर के सॉल्यूशन को मैंने करवा दिया है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरी बात कि शाम को 7 बजे जो क्लासेस आपकी 8 बजे होती थी मैथ की, वो आज आपकी 7 बजे होगी। धुआंधार, अब समझ लेना कि यदि माता रानी की कृपा रही तो सीधे क्वेश्चन आपका परीक्षा में छपेगा, ये देख लेना। पेपर का टाइटल रहेगा पेपर आउट, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का जो कार्यालय मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है मेरे दोस्तों? नई दिल्ली है। कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या कह रहा है? देखिए कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, यह किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी? देखिए नई शिक्षा नीति 1986। किसके तहत? नई शिक्षा नीति 1986 के तहत। आगे आपका जाता है, देखिए कि बौद्धिक क्या है आपका दोस्तों? कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। तो ध्यान रखिएगा, है तो ध्यान रखिएगा, विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है उसको पुस्तकालय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पुस्तकालय कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर किस पे आप चला जाएगा? आपका देखिए 3rd पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? 3rd पे चला जाएगा, पुस्तकालय। आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखिए लिखा है, देखिए कि औपचारिक रूप से, किससे आपका? देखिए कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन है। तो आप लोगों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कथन किसका था आपका? देखिए हैरोल्ड किनज का। किसका था? देखिए
इसका नाम था इनका, देखिए डिटेल में अगर नाम जाने तो हैरोल्ड कुट्ज नाम था इनका। क्या नाम था? हैरोल्ड कुट्ज। यहाँ किनस दिया है तो ऑप्शन नंबर किस पे आपका गया? थर्ड पे चला जाएगा। चलिए आगे जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ए आकार का आप जानते हैं शंक्वाकार तो भवन होता ही है। आई आकार का देखेंगे तो भाई नीचे वाला, जैसे आपका देखिए ये आपका ये छत हो गया इस टाइप का, ये इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जो डी आकार का शेप है इस टाइप का अगर आप भवन नहीं देखेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो मेरा जो ऑप्शन जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी पे जाएगा। आपने किस बार ऑप्शन मारा है जरूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है दोस्तों कि देखिए आपका क्लियर से दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए लिखा है कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। कुर्सी और जो मेज होती है उसकी स्थिति जो छात्रों के लिए क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, शून्यात्मक होनी चाहिए, उपरयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड पे चला जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? सेकंड पे चला जाएगा, जो है आप लोगों का ऋणात्मक। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 में दिया, देखिए कि मातृ शिक्षक संघ, क्या दिया है मेरे दोस्तों? कि मातृ शिक्षक संघ की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो मातृ शिक्षक संघ की जो बैठक माह के कौन सा? शनिवार और रविवार। कब मेरे दोस्तों? शनिवार और रविवार। आगे आपका जाता है, देखिए कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, कौन सा दोस्तों? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा आपका? सेकंड पे चला जाएगा, सन 1985 ईस्वी में। आगे आ जाता है दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि देखिए ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव तो कौन सा होगा? देखो ऑब्वियसली बात है, कौन सा हो जाएगा? देखिए बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। कौन सा होगा? बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में तर्क शक्ति का विकास करती है? मतलब कि इनमें से कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं तर्क शक्ति का विकास करती हैं? तो दोस्तों इसमें से जो होगा, मेरा जो ऑप्शन जाएगा दोस्तों निबंध लेखन पे जाएगा। लेकिन मुझे डाउट है कि आपका वाद विवाद भी दोस्तों हो सकता है। क्या हो सकता है? वाद विवाद भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो है आपका निबंध लेखन पे जाएगा। तो आपने क्या अपना किया है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए कि विद्यालय के अभिलेखों किसका देखिए बात कर रहा है? देखिए कि विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव करना। किसका? आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव करना। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है? देखिए कि शैक्षिक पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षक का, तो शैक्षिक पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। भाई शैक्षिक पर्यवेक्षक है तो शिक्षा का ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। आगे आपका जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था। तो देखिए जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था क्या होती है? आपका डायट ही होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डायट। आगे आ जाता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया था दोस्तों आपका देखिए आया था, देखिए 2005 में आया जो आपका था, देखिए 2005 में। लेकिन उसको प्रस्तुत किया गया या पारित किया गया था आपका देखिए सन 2006 में। कब दोस्तों? जनवरी 2006 में किया गया था। तो आपका किस पे चला जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे आपका जाता है देखिए कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। कौन सा दोस्तों? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। ये आप लोगों का 3rd सेमेस्टर में भी आप लोगों का पूछा गया था। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका प्रयागराज। कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्तों? प्रयागराज होगा। तो इस तरीके से 15 विकल्पी प्रश्नों का हमने किया है, कर लिया। चलिए अब दोस्तों अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आगे आ जाता है आपको दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए जो आपका 16 है, दिख नहीं रहा, इसमें भी क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए है, देखिए शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है दोस्तों? शिक्षा में प्रबंधन। तो देखिए क्या बोल सकते हैं? देखिए कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है? कि प्रबंधन का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित नियोजन एवं निर्देशन तथा नियंत्रण किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन का काम क्या है दोस्तों?
कि संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है ताकि संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सके। ये शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है। आगे आपका देखिए लर्निंग कॉर्नर से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं, तो ध्यान रखिएगा लर्निंग कॉर्नर क्या होता है दोस्तों, मतलब कि बोल सकते हैं कि देखिए सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक शैक्षिक गतिविधियां करता है। मतलब बोल सकते हैं कि देखिए सीखने का वह कोना, देखिए लर्निंग कॉर्नर जो होता है वो सीखने का एक ऐसा कोना होता है जहां पर बैठकर जो बालक होता है अपना शैक्षिक गतिविधियां करता है दोस्तों, ये हो जाएगा। या फिर और कुछ कर सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर बैठकर विद्यार्थी क्लास के सब्जेक्ट के अलावा अन्य किताबें भी पढ़ेंगे, पढ़ने का काम करता है, वही लर्निंग कॉर्नर होता है। अपने भाषा में आप लिख सकते थे। आगे कह रहा देखिए कि विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। क्या दोस्तों कि विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। तो पहला देखिए विद्यालय संगठन का आपका अगर उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य ये होगा कि सीखने सिखाने के लिए उचित वातावरण निर्माण करना। क्या करने के लिए, देखिए सीखने सिखाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए किसका, एक उचित वातावरण का निर्माण करना। दूसरा अगर हमें बात करूँ तो छात्रों में सामुदायिक भावना का विकास करना। किस चीज़ का, देखिए छात्रों में सामुदायिक भाषा का क्या करना, विकास करना। और बोल सकते हैं देखिए समाज के लिए त्याग करने वाले नागरिकों का निर्माण करना। और हो सकता है देखिए कि शिक्षा में उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना। तो ये सभी क्या होगा, विद्यालय संगठन का उद्देश्य हो जाएगा। आगे क्या आपका जाता है देखिए कि मीना मंच का क्या उद्देश्य है। तो मीना मंच जो किस लिए बताया गया था दोस्तों, लड़कियों के लिए बनाया गया था। और उसका क्या उद्देश्य था, देखिए पहला अगर उद्देश्य की बात करें तो समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और उनका ठहराव बनाए रखना। पहला उद्देश्य मीना मंच का यही था कि समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और उनका ठहराव बनाए रखना। दूसरा अगर मैं बात बोलूं तो बोल सकते हैं कि बालिकाओं को सीखने, पढ़ने, लिखने एवं सह शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु अधिकतम अवसर सामुदायिक सहयोग देना। और अगर मैं बात करूं देखिए तो बालिकाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना एवं आपसी सहयोग से समाधान करना। और बोल सकते हैं देखिए कि जेंडर का जो भेदभाव है उसको मिटाने का काम करना। तो यही सब क्या है, मीना मंच का उद्देश्य है। आगे है दोस्तों देखिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। देखिए तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं देखिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो आशय है उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, जो पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या हो जाती हैं, विद्यालय में कराई जाती हैं। इन क्रियाओं का उतना ही महत्व होता है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु। इन क्रियाओं को ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं इनको पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। आगे कह रहा है देखिए किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम। तो प्राकृतिक आपदा अगर एक बात बोल सकते हैं देखिए, एक बाढ़ हो जाएगा, ये भी आपका प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हो जाएगा, देखिए भूकंप, ये भी आपका एक प्राकृतिक आपदा है। और आपका क्या हो जाएगा देखिए, बादल का फटना भी एक आपका क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और क्या बोल सकते हैं देखिए, सूखा बोल सकते हैं, देखिए सूखा भी आपका क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो ये सभी क्या है, आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आप लोग आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है। पूछ रहा है प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है। तो अगर हम लोग नॉर्मल में बोलें देखिए कि जो प्रबंधन होता है व्यवसाय और कार्यात्मक स्तर की एक गतिविधि है। जो प्रबंधन होता है वो क्या होता है कि व्यवसाय और कार्यात्मक स्तर की एक गतिविधि होती है, जबकि जो आपका प्रशासन है वो उच्च स्तरीय गतिविधि होती है। क्या होता है देखिए, प्रशासन जो होता है आपका उच्च स्तरीय क्या आपका गतिविधि होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो प्रबंधन जो होता है नीति कार्यान्वयन पर केंद्रित होता है। किस पर, नीति कार्यान्वयन। प्रबंधन जो होता है आपका देखिए नीति कार्यान्वयन पर क्या होता है, केंद्रित होता है। जबकि जो प्रशासन होता है इसी नीति का क्या करता है, प्रशासन निर्माण करता है। प्रशासन क्या करता है, इसी नीति का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आपका क्वेश्चन था आपका देखिए कि डायट मेंटर कौन होते हैं। क्या पूछा था देखिए, डायट मेंटर। तो बोल सकते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं कि डायट मेंटर जो होते हैं डायट संकाय के सदस्य होते हैं। डायट मेंटर जो होता है वो बोल सकते हैं देखिए कि डायट मेंटर क्या होते हैं कि डायट संकाय के क्या होते हैं देखिए, सदस्य होते हैं।
क्या होते हैं दोस्तों, डायट संकाय के सदस्य होते हैं। इनके लिए बालकों का आवंटन निरीक्षण के लिए किया जाता है। इनके लिए क्या होता है, बालकों का आवंटन निरीक्षण के लिए किया जाता है। तो यही आप बोल सकते हैं। देखिए अब इसके बारे में बोल सकते हैं। देखिए इनका कार्य क्या होता है, देखिए कि ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जो विद्यालय होते हैं उनका भ्रमण करके उन्हें शैक्षिक प्रदर्शन और समर्थन प्रदान करना होता है। और इनका जो काम होता है, देखिए कार्य जो होता है, खेल विधि पर आधारित शिक्षा का क्या करना, शिक्षा प्रदान करना। तो ये सभी आपका आ जाएगा। आगे आपका आ जाता है दोस्तों कि विद्यालय अभिलेख के महत्वपूर्ण प्रकार बताइए। तो विद्यालय अभिलेख का जो महत्वपूर्ण जो बोल सकते हैं, देखिए विद्यालय अभिलेख का महत्वपूर्ण जो प्रकार बोल सकते हैं, देखिए पहला आपका प्रकार हो जाएगा शैक्षिक अभिलेख। पहला क्या होगा आपका, देखिए शैक्षिक अभिलेख। शैक्षिक अभिलेख हो जाएगा। कई प्रकार होते हैं आपका। देखिए एक शैक्षिक अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख में क्या होता है, देखिए स्कॉलर पंजी होती है, बच्चों की जन्म तिथि होती है, मूल्यांकन पंजी होती है, छात्र उपस्थिति पंजी होती है, इसी में आ जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है देखिए प्रशासनिक अभिलेख। क्या होता है, देखिए प्रशासनिक अभिलेख आ जाता है। देखिए इसमें प्रशासनिक अभिलेख, अब प्रशासन क्या होता है, देखिए शिक्षक डायरी इसी में होता है, निरीक्षक जो पंजी होती है इसी में होती है, सूचना पंजी जो आपका होता है इसी में होता है, अवकाश पंजी जो होता है इसी में होता है, और आवक जावक पंजी जो होता है प्रशासनिक अभिलेख में ही होता है। इसके बाद आपका एक आता है वित्तीय अभिलेख। कौन सा दोस्तों, एक आपका होता है वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख, वित्तीय अभिलेख क्या होता है, देखिए कि छात्रवृत्ति का जो अभिलेख होता है इसी में होता है। इसके बाद इसका पुस्तकालय अभिलेख होता है, सामान्य अभिलेख होता है, कई प्रकार का अभिलेख होता है, तो आप इसको लिख सकते थे। आगे था मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका देखिए 25 जो था, क्या था आपका, देखिए कि शैक्षिक पर्यवेक्षक को क्या करिए, परिभाषित करिए। क्या पूछा था, देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षक। तो बोल सकते हैं देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षक का मतलब क्या है, देखिए जैसे बोल सकते हैं देखिए कि शैक्षिक जो पर्यवेक्षक होता है वो देखिए शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख अंग होता है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील रखा जाता है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षक क्या होता है दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख अंग होता है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील रखा जाता है। अब देखिए अगर शैक्षिक पर्यवेक्षक का कार्य क्या होता है, देखिए तो शैक्षिक पर्यवेक्षक का जो कार्य होता है उस समय प्रारंभ होता है जब शिक्षक कक्षा में होता है। कब होता है दोस्तों, शैक्षिक पर्यवेक्षक का कार्य उस समय प्रारंभ होता है जब शिक्षक क्या हो, कक्षा में होता है। और शैक्षिक पर्यवेक्षक का संबंध देखिए अगर जगह मूल रूप से बोल सकते हैं तो ये क्या होता है, मानवीय तत्व से होता है। किससे होता है, मानवीय तत्व से होता है। आगे आपका देखिए कि संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा जोखा होता है। तो देखिए संचयी अभिलेख पत्र मतलब बोल सकते हैं देखिए कि ये एक प्रकार का अभिलेख ही होता है जो क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के आकलन से संबंध होता है। क्या होता है, जो शिक्षार्थी होते हैं उनके आकलन से संबंधित जो सूचना होता है उसको इसमें रखा जाता है दोस्तों। तो वही पूछ रहा है संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा जोखा होता है, तो हम बोल सकते हैं देखिए किसका, शिक्षार्थियों के आकलन का लेखा जोखा बोल सकते हैं। अब इसके बारे में और बात करें तो आकलन से होता है दोस्तों। और ये क्या होता है, विविध स्रोतों, तकनीकों, परीक्षणों, मतलब कि शिक्षार्थी के बारे में क्या क्या है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाता है। आगे आपका जाता है देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 पूछा गया था कि विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम। किस चीज़ से, विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन। तो विद्यालय से संबंध रखने वाला पहला तो आपका शिक्षक ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, देखिए शिक्षक हो जाएगा। अब शिक्षक हो गया तो आपका छात्र भी तो होना चाहिए, तो आपका छात्र भी हो जाएगा। और जो अन्य आपका स्टाफ हो जाता है, अन्य जो आपके स्टाफ होते हैं वो भी आपका आ जाएंगे इसी के अंतर्गत। इसी तरीके से आप बना करके लिख सकते थे मेरे दोस्तों। आगे जो है दोस्तों आपका कि जिला समन्वय जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। जिला समन्वय जो है जिले के किस अधिकारी के पूछ रहा है कि अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। तो आपका जानते हैं बीएसए होता है। कौन सा होता है, बीएसए के अंतर्गत। जितने भी होते हैं आपका बीएसए के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, आगे आपका जाता है देखिए शैक्षिक भ्रमण के कोई 2 महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण के अगर आप महत्व बताएं तो बहुत ही कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मानसिक विकास करना, शैक्षिक भ्रमण करने से मतलब बालक का क्या होता है, मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास कर सकते हैं। और क्या कर सकते थे, शिक्षा का विकास कर सकते हैं, शिक्षा का विकास कर सकते हैं। तो कई चीज़ें आप लोग अपने भाषा में इसको बना करके आप लिख सकते थे। आगे है देखिए आपका कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष
से प्रभावी हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब हुआ था मेरे दोस्तों? 2005 में। कब हुआ? 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हो जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों का अधि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था कि विद्यालयों के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन और पुस्तकालय प्रबंधन को समझाना था। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करना था। 2 अध्यापकों वाले विद्यालय हेतु समय सारणी तैयार कीजिए। शिक्षक संदर्शिका से क्या अभिप्राय है, इसके प्रबंधन पर प्रकाश डालिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस प्रकार बालकों के विकास में सहायक, उसको लिखना था। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं, इनके प्रमुख कार्य बताइए। इसके बाद आपका पूछा गया था, देखिए कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का संक्षिप्त परिचय दीजिए एवं इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख दायित्व बताइए। ब्लॉक संसाधन केंद्र की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रशासन के निर्णयवादी सिद्धांत एवं भूमिका संघर्ष सिद्धांत का वर्णन करिए। तो इन सब बारों में आप लोगों को डिटेल में लिख सकते थे आप लोग। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों का 2 पेपर का सलूशन जो आज का आपका हुआ मैंने उसका दे दिया। आप सभी से मैं फिर से कहता हूं कि रात को 7 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि रात को 7 बजे जो आप लोगों का मैथ की ज़बरदस्त पेपर आउट क्या आएगा, पेपर आउट टाइटल रहेगा। और समझ लीजिए अगर माता रानी की कृपा ईश्वर ने चाहा तो सीधे वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे। पूरे सिलेबस को लेकर के मैंने पूरा सिलेबस को कवर करा दिया है एक वीडियो में, और अच्छी तरीके से यकीन करिए मेरे दोस्तों कि यदि आप उस वीडियो को देख करके जाते हैं तो यकीन मानिएगा आपका लगभग 14 से 15 क्वेश्चन तो श्योर फंसना ही फंसना है मेरे दोस्तों। तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। पहला आज का क्वेश्चन था, देखिए विद्यालय की संरचना। पहला क्वेश्चन था आपका, देखिए कि विद्यालय की संरचना है तो निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं। तो देखिए विद्यालय की संरचना, ठीक है ना, हेतु निर्माण संबंधी टोटल कितने हैं आपका, देखिए 3 प्रयोजनाएं। कितने हैं प्यारे साथियों? 3 प्रयोजनाएं जो है आपका प्रचलित हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है, देखिए कि ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। क्या प्यारे साथियों, देखिए कि ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो प्यारे साथियों टोटल कितने होते हैं आपके, देखिए 4 सदस्य। कितने होते हैं, देखिए 4 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना आप लोग, 4 सदस्य आपके सम्मिलित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस अधिनियम के, देखिए 1972 क्या है, देखिए 1972 के अंतर्गत किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखिए कह रहा देखिए कि अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए की बैठक माह के किस दिन के कराने का प्रावधान होता है। क्या कह रहा है, देखिए अभिभावक शिक्षक संघ जो होता है बैठक माह कराने का प्रावधान होता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कि यह जो है आपका शनिवार या रविवार, किसका, शनिवार या रविवार को आपका कराने का प्रावधान होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कि अगला जो क्वेश्चन है कि परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कि परिषदीय विद्यालयों में जो आपका श्यामपट्ट होता है वो कह रहा है कि सामान्यतः कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो सामान्यतः कितने प्रकार का होता है आपका, देखिए कि श्यामपट्ट जो कितना होता है आपका देखिए 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठे बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठा क्या है, देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, 1 मिनट थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूं। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं। क्या कह रहा देखिए कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों उसमें कितने हैं आपके, देखिए 12 कैसेट हैं। कितने हैं प्यारे साथियों,
12 कैसेट हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों, क्या है, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? देखिए तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कि पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। क्या है? प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों? देखिए कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष, क्या देखिए, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है? देखिए कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए क्या आपका आवश्यक है? तो प्यारे साथियों क्या करना? योजना बनाना। क्या आवश्यक है आपका? देखिए योजना बनाना, पेड़ पौधे लगाना, टीएलएम बनाना, विद्यालय की सफाई करना। तो इसमें से सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है दोस्तों? कि योजना बनाए। भाई कक्षा कक्षम कक्षा से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को अगर आप करना चाहते हैं, संपन्न करना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? योजना बनाना पड़ेगा प्यारे साथियों। चलिए अगले हम लोग बढ़ते हैं। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षक का मुख्य दायित्व होता है। क्या? विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षकों का मुख्य दायित्व होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक, जिला समन्वयक और प्राचार्य डायट। तो इसमें से जो होगा दोस्तों कि ब्लॉक संसाधन केंद्र का जो समन्वयक होता है वही होता है विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षक का मुख्य जो दायित्व होता है ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक के पास होता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आपका 10वां क्वेश्चन है, क्या है प्यारे साथियों कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या कह रहा है? देखिए कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथियों? 1995 में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है। क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों प्यारे साथियों प्रयागराज में है, लखनऊ में है, आगरा है, वाराणसी है। तो ये प्रश्न आपका पहले भी आया था, अगली बार का जो डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है प्यारे साथियों? आपका वाराणसी में है। कहाँ है प्यारे साथियों? वाराणसी में है। ठीक है, अगला जो है प्यारे साथियों क्या कह रहा है? देखिए कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। क्या कह रहा है? देखिए कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एनसीईआरटी की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर, मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना थी वो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर हुआ था। अगला है देखिए 13वां नंबर कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? क्या कह रहा है? देखिए राज्य शिक्षा संस्थान, तो वो कहाँ है? देखिए राज्य शिक्षा जो संस्थान है वो आपका कहाँ है प्यारे साथियों? प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। मतलब कि इलाहाबाद, जो वर्तमान पहले इलाहाबाद था अब क्या है? प्रयागराज है। अगला क्या है कि प्यारे साथियों देखिए कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं? इसमें यह कह रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं? 10, 6, 8, 11। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आपके कितने होते हैं? देखिए 6 विभाग होते हैं। कितने होते हैं प्यारे साथियों? 6 विभाग होते हैं। चलिए अगला जो है आपका देखिए और लास्ट क्वेश्चन इसका बहुविकल्पी है कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या कह रहा है? देखिए कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा वो कहाँ है आपका प्यारे साथियों? लखनऊ में है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या है? मतलब कि पूछा है एससीईआरटी कहाँ है, ऐसे समझिए। तो कहाँ है आपका? देखिए लखनऊ में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं देखिए अति लघुत्तरी प्रश्नों की और ये आपके 15 बहुविकल्पी हो गए। अति लघुत्तरी संस्थागत नियोजन का अर्थ बताइए। क्या कह रहा है प्यारे साथियों? देखिए थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूं, ठीक है, कि संस्थागत नियोजन का अर्थ बताइए। आपसे कह रहा है कि संस्थागत नियोजन। तो देखिए संस्थागत मतलब संस्था को चलाने के लिए जो आपका एक नियोजन मतलब योजना बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं देखिए संस्थागत नियोजन का मतलब है कि नियोजन मतलब योजना,
तो हम बोल सकते हैं देखिए दोस्तों कि संस्थागत नियोजन क्या होता है। देखिए कि संस्थागत नियोजन का अर्थ क्या है, देखिए कि संस्था से संबंधित पहले से नियोजित कार्यक्रम से है। मतलब क्या है, देखिए कि संस्था से संबंधित जो पहले से नियोजित क्या है कार्यक्रम है उससे है। देखिए संस्था नियोजन का अर्थ पूछ रहा है तो लिखेंगे देखिए कि संस्थागत नियोजन का अर्थ संस्था से संबंधित, किससे, संस्था से संबंधित पहले से नियोजित किससे है, कार्यक्रम से है, उसे हम कहेंगे संस्थागत नियोजन कहेंगे प्यारे साथियों। अगला जो 17वां क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कि विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्या प्यारे साथियों, विद्यालय प्रबंधन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से क्या करता है, देखिए किसी विशिष्ट उद्देश्य के प्रयासों के लिए नियोजित किया जाता है और किया जाता है, जैसे कि आपका पठन पाठन, भाई विद्यालय तो यही चीज है। तो हम बोलेंगे देखिए कि विद्यालय के प्रबंधन से तात्पर्य क्या है, ऐसी अवस्था से है जिसमें जो क्या करता है, देखिए विद्यालय को क्या करेंगे, देखिए विद्यालय प्रबंधन जो होता है क्या करता है, देखिए विद्यालय के किसी पठन पाठन एवं अन्य शिक्षण कार्यों से होता है। क्या होता है विद्यालय प्रबंधन का मतलब क्या है, अगर विद्यालय है तो वो विद्यालय के क्या होगा, पठन पाठन और उसके जो अन्य शिक्षण कार्य है उससे क्या है, इसका संबंध है। तो वही पूछ रहा है प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो हम लिख देंगे विद्यालय प्रबंधन का तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जो विद्यालय के पठन पाठन एवं अन्य शिक्षण कार्यों से क्या होता है, किया जाता है। तो बस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम बताइए। तो विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन क्या हो जाएगा, देखिए बीआरसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका प्यारे साथियों, देखिए एक तो आपका बीआरसी हो जाएगा, बीआरसी हो जाएगा। एक तो आपका डाइट हो जाएगा, एक डाइट हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा देखिए प्यारे साथियों पीएनपी हो जाएगा। किसे हो जाएगा, देखिए पीएनपी। इन तीनों का क्या है, देखिए विद्यालय के संबंध रखने वाले प्रमुख 3 है। ठीक है, तो डाइट है, एक क्या है बीआरसी है। ठीक है, ये 3 हो गए। अगला कह रहा देखिए कि महिला प्रेरक दल को परिभाषित करिए। क्या है प्यारे साथियों, महिला प्रेरक दल को कह रहा है परिभाषित करिए। देखिए महिला प्रेरक दल का क्या मतलब है प्यारे साथियों, कि महिला मतलब हम बोल सकते हैं देखिए कि लिखेंगे देखिए कि महिला प्रेरक दल एक ऐसा दल होता है या एक ऐसा दल है जो महिलाओं एवं समाज के लिए क्या करता है, प्रेरणा का कार्य करता है। मतलब कि हम महिला प्रेरक दल, देखिए महिला प्रेरक दल, तो हम ये देखिए महिला प्रेरक दल को परिभाषित करिए तो लिख देंगे देखिए कि महिला प्रेरक दल एक ऐसा दल है जो महिलाओं एवं समाज के लिए किसका कार्य करता है, प्रेरणा का कार्य करता है। किसका कार्य करता है प्यारे साथियों, प्रेरणा का कार्य करता है। महिलाओं एवं समाज के लिए किसका काम करता है, देखिए प्रेरणा का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है देखिए कि शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 20वां जो नंबर क्वेश्चन है, तो कह रहा शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य ही क्या है, शैक्षणिक कार्यों से संबंधित है। क्या है, तो हम लिखेंगे देखिए शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य क्या है, तो जो शिक्षा का जो कार्य है उसकी जो व्यवस्था है उससे संबंधित है। तो हम लिख देंगे देखिए कि शैक्षिक प्रबंधन का जो कार्य होता है, या फिर हम बोल सकते हैं शैक्षिक प्रबंधन का जो कार्य है शैक्षणिक कार्यों से संबंधित किससे है, व्यवस्था से है। किससे, व्यवस्था से। किसकी व्यवस्था से, देखिए शैक्षणिक कार्यों से संबंधित किससे है, व्यवस्था से है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या कह रहा है प्यारे साथियों, देखिए 21वां के देखिए समय सारणी के 3 महत्व बताइए। तो समय सारणी का पहला महत्व क्या है, शिक्षण कार्य को क्या होता है, व्यवस्थित रूप से होता है। भाई अगर समय सारणी अगर हो जाएगा तो उसका एक टाइम बना रहेगा, फिक्स रहेगा। तो पहला हमारा क्या हो सकता है, शिक्षण कार्य को हम मतलब कि व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। भाई टाइम टेबल बना रहता है तो बोला जाता है कि भाई 9 से 10 हिंदी की क्लास, 10 से 11 इंग्लिश की क्लास, 12 से मतलब कि 12 से जो है आपका लंच के बाद मैथ की क्लास। तो ये क्या है, समय सारणी है। तो पहला महत्व उसका ये है कि शिक्षण कार्य क्या होता है, व्यवस्थित रूप से होता है। दूसरा हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जो विषय होता है उसको क्या होता है, आसानी से उसको क्या कहता है, पूरा किया जा सकता है। भाई समय सारणी अगर फिक्स रहेगा तो एक समय बना रहता है ना कि कौन से समय पर कौन से विषय को पढ़ाना है। तो हम बोल सकते हैं विषयगत आसानी से क्या हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। तीसरा कि समय से विद्यालय की जो व्यवस्था है, विद्यालय की व्यवस्था है, जैसे व्यवस्था है भाई विद्यालय 9 बजे खुलेगा तो भाई 9 बजे ही खुलेगा।
तो वो टाइम टेबल ही बना है ना, तो विद्यालय की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, जो क्या होता है वो क्या हो जाता है, सुचारू रूप से चलती है, सुचारू रूप से की जाती है। साथियों समझ में आ गया होगा। अब 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है। तो ग्राम शिक्षा समिति खाते का जो संचालन वो करता है, कौन करता है प्यारे साथियों, ग्राम प्रधान करता है। कौन करता है, ग्राम प्रधान करता है। ग्राम शिक्षा समिति के जो खाते का जो प्रधान होता है, संचालन कौन करता है, ग्राम प्रधान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर देखिए कि विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता की 2 कारण बताइए। कह रहा है कि विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता का 2 कारण। तो पहला कारण क्या हो सकता है प्यारे साथियों, देखो जो शिक्षण कार्य है आपका वो ठीक से चले, है कि नहीं। पहला अगर मैं बोलूं तो भाई विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता का 2 कारण, पर्यवेक्षण का पहला यही कारण हो सकता है देखिए कि शैक्षिक कार्य है, मतलब जो आपका शैक्षिक कार्य है, जो शिक्षा व्यवस्था का जो कार्य है, शैक्षणिक कार्य है, वो क्या है, ठीक से चले। क्या हो, और दूसरा कि उसमें क्या हो सकती है, देखिए सक्रियता बनी रहे, विद्यालय की जो सक्रियता है वो बनी रहे। तो विद्यालय में पर्यवेक्षण के 2 ही कार्य पूछ रहा है, तो पहला शैक्षणिक कार्य क्या होगा, ठीक से चले, दूसरा क्या हो, उसमें सक्रियता जो है आपकी क्या होनी चाहिए, बनी रहे। तो ये आपका 23 का आंसर हो जाएगा। तो 24 का क्या कह रहा है, देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था के कार्य करने वाले अभिकरण का नाम बताइए। मतलब कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक कार्य करने वाले, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपका राष्ट्रीय स्तर पर है ना, तो बीआरसी होगा। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा, देखिए बीआरसी होगा, क्या होगा आपका, बीआरसी होगा, डायट होगा और पीएनपी होगा। क्या होगा, पीएनपी होगा। तो हमें लग रहा है कहीं मैंने एक जगह गलत बताया क्या क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, विद्यालय से यहां पूछा था ना, विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। तो प्रबंधक, प्रधानाध्यापक और शिक्षार्थी होगा। क्या विद्यालय से संबंध रखा रहा था ना, तो विद्यालय से संबंध रखने प्रमुख मानवीय क्या होगा आपका संसाधन प्यारे साथियों, प्रबंधक होगा। पहला आपका क्या हो जाएगा, प्रबंधक होगा, दूसरा प्रधानाध्यापक होगा और तीसरा जो होगा आपका क्या होगा, शिक्षार्थी होगा। इस बात को ध्यान रखना प्यारे साथियों, प्रबंधक होगा, इसका देखिए 18वें का आंसर होगा प्रबंधक, प्रधानाध्यापक और शिक्षार्थी, क्योंकि विद्यालय से संबंध रखा है ना, तो मैंने थोड़ा इसका आंसर मैंने बता दिया 24वें का कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक कार्य करने वाले अभिकरण का नाम बताइए। तो हो जाएगा देखिए बीआरसी, डायट और पीएनपी हो जाएगा। 25वां कह रहा है प्यारे साथियों, देखिए कि राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। क्या है, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। तो राज्य शिक्षा संस्थान का कार्य क्या होता है प्यारे साथियों, कि बीटीसी का जो प्रशिक्षण मॉडल का विकास करना। भाई प्रशिक्षण मॉड्यूल का क्या होता है, विकास करना। प्रशिक्षण मॉड्यूल का, किसका, प्रशिक्षण मॉड्यूल का क्या करना, विकास करना, एक होता है। और दूसरा होता है कि बीटीसी के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों का विकास करना। जो बीटीसी प्रशिक्षण होता है, बीटीसी प्रशिक्षण जो होता है, इसके पाठ्यक्रमों का क्या करना, विकास करना। तीसरा कि शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास करना, भाई शिक्षक की जो संदर्शिकाएं हैं उसका विकास करना। चौथा हो सकता है देखिए क्रियात्मक शोध, जो उसकी क्रियात्मक शोध जो व्यवस्था होती है उसका विकास करना हो सकता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है प्यारे साथियों, देखिए कि प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में डायट मेंटर के कार्यों को बताइए। मतलब डायट मेंटर का कार्य क्या हो सकता है प्यारे साथियों, देखिए कि मतलब कि अन्य तरीके से हम बोलें तो उसका कार्य यह हो सकता है, देखिए कि जिले में प्राथमिक और वयस्क शिक्षा प्रणालियों के लिए अकादमिक और संसाधन का समर्थन करना। मतलब क्या हो सकता है, देखिए प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में डायट मेंटर का कार्य यह हो सकता है, देखिए कि जिले में पहला भाई उसका जो जिले में क्या हो सकता है, देखिए कि वयस्क शिक्षा, कौन सी शिक्षा, वयस्क शिक्षा प्रणालियों के लिए अकादमिक और संसाधन का क्या करना, समर्थन करना। और हो सकता है देखिए कि प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के क्षेत्रों में क्या, प्राथमिक और जो वयस्क शिक्षा होता है उसके क्षेत्रों में मतलब जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को मतलब कि प्राप्त करने के लिए जिले की विशिष्ट समस्याओं, मतलब कि जिले को मतलब कि प्राप्त करने में जिले की विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए कार्य शोध का प्रयोग करना। मतलब ये जैसे कि भाई प्राथमिक और वयस्क शिक्षा जो होती है उसमें क्षेत्रों में जो उसका उद्देश्य है उसको क्या करने में, प्राप्त करने में
जो जिले की जो आपकी समस्या है, जो जिले में भाई इसको समस्या को, जो आपका विशिष्ट शिक्षा है, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा है, जिसको उसको करने में जो कुछ भी कठिनाई हो रही है, उसकी जो समस्या है उसको निपटने में क्या करना, कार्य शोध करना। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा मतलब इसको आपको अपनी भाषाओं में इसको लिखना था। 27वां क्या है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज की प्रमुख कार्य बताइए। तो देखिए मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कह रहा है, तो प्रयागराज का कार्य क्या हो सकता है, देखिए इसका कार्य यह है, देखिए कि माध्यमिक स्कूल, देखिए सिंपल बात, देखिए मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग है, मनोविज्ञान शाला, यही पूछ रहा है। देखिए तो इसमें लिख सकते हैं, देखिए कि मतलब कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र जो होते हैं भाई, माध्यमिक जो विद्यालय होता है उसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र होते हैं, उन छात्रों को देखिए शैक्षिक रूप से व्यावसायिक तथा वैयक्तिक निर्देशन प्राप्त करना, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का क्या कर सकते हैं, समुचित विकास कर सकें, ये कर सकते हैं। या फिर अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षा, देखिए अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने में के संबंध में छात्रों की सफलता की संभावना को ज्ञान का क्या करना, निर्देशन प्राप्त करना। तो ये सभी इसकी वो है, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। 28वां कह रहा है, देखिए कि एनपीआरसी समन्वय के कार्यों को बताइए। क्या है, देखिए एनपीआरसी समन्वय के कार्यों को आपसे पूछ रहा है। तो एनपीआरसी का देखिए पहला है, मतलब कि कार्य क्या हो सकता है, देखिए कि न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण किया जाना। मतलब कि कार्य इसका क्या हो सकता है, देखिए कि न्याय पंचायत, जितने भी उसके न्याय पंचायत हैं, उसके सभी स्कूलों में क्या करना, कम से कम 2 प्रभावी अध्यापकों द्वारा, कितने बार, 2 बार कोई ना कोई अध्यापक वहां पे पहुंचे और उसका क्या करे, निरीक्षण कार्य करे, कम से कम 2 बार करना चाहिए। और दूसरा मतलब जो केंद्र पंचायत है, कौन सी पंचायत, देखिए जो केंद्र पंचायत है उस पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्य निभाने, मतलब गतिविधियों का जो केंद्र होगा, मतलब ये करना चाहिए कि देखिए शैक्षिक एवं शिक्षणेतर जितने भी कार्य न्यायानुभव हैं उसके गतिविधियों का क्या केंद्र होना चाहिए। और क्या आप बता सकते हैं, देखिए कि यह शिक्षकों के लिए कार्यशाला तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। भाई एनपीआरसी जो है उसका जो भी होगा, यह शिक्षक के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा सकते हैं। अगला कह रहा था कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किन्हीं 2 कार्य, क्या कह रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कह रहा है इन्हीं 2 कार्यों को बताइए। तो बोल सकते हैं, देखिए प्यारे साथियों के कार्य क्या हो सकता है, देखिए प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति। भाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का पहला कार्य कि वो जितने भी अध्यापक होते हैं भाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ही करता है। तो प्राथमिक विद्यालय में हम बोल सकते हैं क्या, अध्यापकों की नियुक्ति कौन करता है, यही करता है। कार्य पूछ रहा है, देखिए अध्यापकों की नियुक्ति करता है। और विद्यालय कब से कब चलेगा, क्या विद्यालय कब से कब चलेगा, इसका मतलब कि उसकी समयावधि को क्या करता है, निर्धारित कौन करता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। और मतलब कि और प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले जो निजी विद्यालय हैं उनको मान्यता जो होता है ना, वो उत्तर प्रदेश, मतलब कि इसमें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले जितने भी आपके निजी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जिसे हम बोलते हैं, तो उनको भी जो मान्यता होता है वो क्या करता है, यही देता है। अगला क्या है आपका, देखिए टीईटी क्या होता है। अगला कह रहा है प्यारे साथियों कि टीईटी, तो टीईटी का मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं देखिए कि ये सरकार द्वारा बोल सकते हैं देखिए कि टीचर के अध्यापन के तरीकों को हम बोल सकते हैं देखिए टीचर क्योंकि टीईटी का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब ये शिक्षक की योग्यता को मापा जाता है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं देखिए कि टीचर के अध्यापन के तरीकों को, मतलब कि जो टीचर है उसके अध्यापन के तरीकों को, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है उसको बेहतर बनाने के लिए ये किसके द्वारा किया जाता है, देखिए एनसीईआरटी द्वारा हर साल कराई जाने वाली क्या है, एक परीक्षा है। तो हम बोल सकते हैं देखिए कि टीईटी जो है टीचर के अध्यापन के तरीके को बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी द्वारा हर साल कराई जाने वाली क्या है, एक परीक्षा है, या एक पात्रता परीक्षा है, या योग्यता परीक्षा है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया, सभी 30 क्वेश्चन हो गए। अब आपके देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में था, इसको बना करके आप चाहते लिख देते। देखिए क्या है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को बताइए, विद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत अधिगम सामग्री और लर्निंग कारण को समझाइए, शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं उसको बताइए, विद्यालय में समय सारणी का महत्व बताइए। तो अभी हम लोगों ने बताया कि समय सारणी क्या होता है। समय सारणी से भाई टीचिंग जो होता है वो आपका सही समय पर सुचारू रूप से चलता है, और जो विषय है उसको सही समय पर पूरा किया जाता है कि नहीं, टाइमिंग फिक्स रहता है भाई हमारा, उसके बारे में आप लिख सकते हैं।
और कह रहा है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से छात्रों को क्या क्या लाभ होता है। अगला क्या है देखिए 36 नंबर के प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों के अंतर्गत शैक्षिक और वित्तीय अभिलेखों का उल्लेख करिए, उसको कह रहा है। और अगला जो है आपका देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्यों, मतलब कि डायट का जो है उसके कार्यों को बताना था। अब आप जानते ही हैं कि उसको क्या क्या करता है, डायट का कार्य जो है उसको आप लिख सकते थे। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये है खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व का वर्णन करिए। तो ये आपका पेपर था। पेपर ठीक ठाक लेवल का था और आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। ध्यान रखिएगा, मैं 6:30 बजे, कितने बजे, 6:30 बजे इसी चैनल पे मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूँ सेकेंड जो है मैथ का। तो बिना देखना मिस न करना प्यारे साथियों। और फर्स्ट पेपर जो है आपका वो जो है उसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा एनालिसिस कर दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिए। उम्मीद है पूरा वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरा शाम वाली जो बैच है मैथ की उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपका मैं वादा करता हूं कि 20 से 25, मतलब कि 25 में 25 तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप नए हैं तो जितना जान लीजिए आपको फेल भी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एकदम बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इससे पहले मैं बहुत साथियों को 25 दिलवा चुका हूं और उसका मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखाई भी थी, अपलोड भी की थी। अगर आप लोग पुराने छात्र होंगे तो जानते होंगे, जो लोग नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शाम की क्लास देखना मिस ना करिएगा। मिलेंगे 6:30 बजे इसी चैनल पे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई कमेंट है तो जरूर करिएगा। और कहीं पर भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग गलती होगी, ज्योति सिंह है, तो सभी लोगों का आई होप कि पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो जल्द ही आपको मिलते हैं, तब तक आप लोग तैयार रहिए। मैथ की जबरदस्त क्लास होगी, अगर उससे मिस कर लिया जान लीजिए कि बाहुबली क्लास डीएलएड खलास होगा, जान लीजिए। एकदम पूरा देख करके जाइएगा, एकदम बेहतर तरीके से, क्योंकि आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका और अंदाज जानते हैं। जो लोग पुराने हैं एकदम बेसिक से चीज़ें बताएंगे। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो है प्यारे साथियों, आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग पुराने हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए इस सेशन की ही समाप्ति करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज जो आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर हुआ है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसके पेपर की एनालिसिस को मैं लेकर के आया हूं और पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस पूछा गया था। जैसा कि आपका दोस्तों पहला जो क्वेश्चन वो है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों जानते ही एनसीईआरटी का मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, ये सभी उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो दोस्तों मानवीय प्रबंधन के घटक शिक्षक, बच्चे और क्या है, समुदाय हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। तो दोस्तों जिला स्तर पे जो होता है डायट क्या होता है आपका, सर्वोच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिए समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो दोस्तों समस्या समाधान का जो आपका प्रमुख अंग होता है वो होता है अधिगम प्रक्रिया होता है। क्या होता है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन से देखिए कि राज्य हिंदी संसाधन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राज्य हिंदी संसाधन कहाँ है आपका दोस्तों, वाराणसी में है। कहाँ पर है आपका, वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है कि एनआईओएस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों एनआईओएस की स्थापना हुई थी। दोस्तों एनआईओएस की स्थापना सन 1989 में हुई थी। अगला क्वेश्चन से देखिए कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया था। तो दोस्तों सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में सन दिसंबर 2005 में लाया गया था दोस्तों। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। तो दोस्तों भारत की जो प्रथम मनोविज्ञानशाला थी वो आपका कोलकाता में स्थित हुई थी, मगर इसमें कोलकाता है नहीं। इसका दूसरी जो आपका थी दोस्तों आपका प्रयागराज में किया गया था, तो आपका प्रयागराज हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि बाल गणना पंजिका है। क्या दोस्तों, बाल गणना पंजिका। तो दोस्तों बाल गणना पंजिका जो आपका विद्यालय की
अभिलेख से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत आपकी कई प्रकार की होती हैं, मगर मुख्यतः आपकी 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अगला है आपका कि समय सारणी से बचत होती है। तो दोस्तों समय सारणी से समय और श्रम की क्या होती है आपका दोस्तों? बचत होती है। अगला क्वेश्चन है देखिए साहित्यिक गतिविधि है। तो दोस्तों साहित्यिक गतिविधि आपका क्या है दोस्तों? कहानी लेखन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टीईटी का पूरा नाम। तो दोस्तों टीईटी का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है दोस्तों। इसके बाद है देखिए संस्थाकन नियोजन, अति लघु उत्तरी प्रश्न में तो आपका थ्योरेटिकली क्वेश्चन है संस्थाकन नियोजन का शाब्दिक अर्थ। समुदाय से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य बताइए। विद्यालय के मानव संसाधन के कौन कौन से हैं? अगला समय सारणी की परिभाषा लिखिए। वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो प्राकृतिक आपदाएं कैसे, जैसे कि आपका हो गया बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब आपकी प्राकृतिक आपदा हैं। जैसे देखिए शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए आप महत्व को। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों? विद्यालय का जो हृदय होता है दोस्तों उसे पुस्तक को कहा जाता है। अगला है दोस्तों विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। देखिए लर्निंग कार्नर से क्या समझ आता है कि लर्निंग मतलब सीखने का, कार्नर मतलब कोना। तो सीखने का क्या है? लर्निंग कार्नर मतलब सीखने का कोना है। दोस्तों मीना मंच का क्या उद्देश्य है? दोस्तों मीना मंच जो होता है आपका लड़कियों से संबंधित है, बालिकाओं से संबंधित आपका मीना मंच है। अगला है दोस्तों प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्राम शिक्षा समिति क्या है? विद्यालय अभिलेख के प्रकार। तो ये सभी आपके थ्योरेटिकली क्वेश्चन से ठीक ठाक अपने से बना करके आप लिख सकते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में आपका था संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा था राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं 2 अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन था देखिए भारत में सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए इसमें। और 34 है कि शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, उसको लिखिए। अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है, वर्णन करिए। समय तालिका की उपयोगिता का वर्णन करिए। शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अगला है दोस्तों कि विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार एवं कर्तव्य को लिखिए। विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है, समझाइए। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्य प्रमुख कार्यों को बताना है। तो दोस्तों जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदाता बहुत से सब थ्योरेटिकली क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। तो आपके कितने बहुविकल्पी सही हैं कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में आपके अगले पेपर के एनालिसिस को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।